गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 22 का अपन पढ़ेंगे टॉपिक 8। उसमें अपन पढ़ेंगे सहायक पाचक ग्रंथियों में लीवर। हमने कल लार ग्रंथि पढ़ी थी और लार ग्रंथि की पीएच के बारे में क्वेश्चन भी किया था। तो पीएच कितनी होती है? 6.8 से 7.2। तो लीवर की बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है वो कौन सी होती है? लीवर। अगर मानव शरीर की पाचक ग्रंथि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है तो कौन सी होती है? लीवर। और सेकंड नंबर पर आती है अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। फिर इसका उद्भव किससे होता है? भ्रूणीय एंडोड्रम से होता है। किससे होता है? भ्रूणीय एंडोड्रम से। तो आपको बताए थे मैंने अलग अलग कि जो भ्रूण है जायगोट है उसमें 3 भ्रूणीय स्तर का निर्माण भी होता है, कभी पहले 2 फिर 3, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो जो स्तर है भ्रूण के स्तर है, कौन से स्तर की बात करेंगे? एंडोड्रम है, उससे किसका निर्माण होता है? लीवर का निर्माण होता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मनुष्य है, उसमें लीवर का जो वजन होता है, यकृत या लीवर का जो वजन होता है वो कितना होता है? 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। जो लीवर का वजन है वो 1.3 से 1.4 किलोग्राम का होता है। ठीक है। अब ये पाया कहाँ जाता है या किस प्रकार कहाँ स्थित होता है? तो डायफ्राम है उसके नीचे दाईं ओर होता है। डायफ्राम है उसके दाईं ओर पाया जाता है। ठीक है। यहाँ कुछ बाईं तरफ तो क्या पाया जाता है? अपना हार्ट। फिर इसके यानी यहाँ पर ये नीचे डायफ्राम के नीचे पाया जाता है जो कौन से रंग का होता है? चॉकलेट रंग का होता है। तो आपसे पूछिए लीवर की स्थिति कहाँ है? तो डायफ्राम के नीचे, वो भी किधर? दाईं ओर होता है। और रंग कौन सा होता है इसका? चॉकलेटी रंग होता है। ठीक है। अब यकृत को देखें तो यकृत के कितने पिंड होते हैं? 2 पिंड होते हैं या 2 पालियां होती है। पिंड भी कह सकते हो और पालियां भी कह सकते हो। तो यकृत है उसके 2 पिंड होते हैं, बायां पिंड और दायां पिंड। देखिए यहाँ मैंने एक संरचना बना रखी है, ये बायां पिंड और ये दायां पिंड। तो यकृत है वो 2 पालियों में व्यक्त या 2 पिंडों में व्यक्त रहता है। बाईं पाली होती है वो क्या होती है? छोटी होती है, जबकि दाईं पाली होती है वो क्या होती है? बड़ी। यानी 2 पालियां रहती है, बाईं और दाईं। तो बाईं यकृत पाली है वो तो होती है छोटी, ये होती है वो तो क्या होती है? छोटी होती है। जबकि दाईं यकृत पाली क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं दोनों की। तो बायां पिंड है वो छोटा और दायां पिंड है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। अब जो दायां पिंड होता है, ये दाईं पाली हो गई, दायां पिंड है उसके नीचे अपन देखने के लिए यहाँ पर मैंने इसका अपोजिट साइड बनाया है, इसलिए मैंने पित्ताशय को यहाँ दिखाया है। तो जो दायां पिंड है उसके नीचे की तरफ, दाएं पिंड यानी दाईं ओर है, वहाँ नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। यानी एक संरचना होती है ये क्या कहलाती है? पित्ताशय। और पित्ताशय है उसमें किसका संग्रह किया जाता है? पित्ररस का। इसके अलावा पहले मैं 2 बात आपको बताना चाहता हूँ, फिर अपन ये पूरे इसको कंप्लीट लेंगे। यकृत है उसके 2 पिंड है, दाईं पाली और बाईं पाली। दाईं पाली होती है वो बड़ी होती है और बाईं पाली क्या होती है? छोटी। उसके अलावा 2 पाली और भी होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? कोडेट और क्वाड्रेट पाली। क्या कहा जाता है? कोडेट और क्वाड्रेट पाली। मगर मुख्य रूप से 2 ही पिंड होते हैं इसके, बायां और दायां। उसके अलावा 2 होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेट पाली और कोडेट पाली। अब यहाँ बात करेंगे अपन पित्ररस की। तो लीवर है, लीवर में कौन सी पिंड की बात कर रहे हैं? दाईं पाली। उसके नीचे क्या होता है? पित्ताशय होता है। इस पित्ताशय में किसका संग्रह किया जाता है? पित्ररस का। जैसे आपने मुख के अंदर क्या पढ़ा था? लार। उसी प्रकार है पित्ताशय में किसका स्राव किया जाता है? पित्ररस का संग्रह किया जाता है। ये पित्ररस है वो भोजन में क्या होता है? पाचन में क्या होता है? सहायक। अब देखो इसकी क्या विशेषता होती है? पित्ररस में होता क्या क्या है? जैसे लार में बताया था मैंने कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसी प्रकार पित्ररस में क्या होता है? जल होता है। जल के अलावा पित्त वर्णक, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये पूछा जाता है कि अभी भी पित्त वर्णक है या
जो पित्ताशय है उसके पितरस के अंदर पित्तवर्णक कौन कौन से होते हैं, तो पित्तवर्णक कौन कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। फिर पित्त लवण, तो पित्त लवण में ग्लाइकोलेट है, टेरकोलेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है आदि लवण पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, क्षारीय तरल। तो मुख के अंदर भोजन का माध्यम कौन सा किया गया था, क्षारीय, ठीक है। फिर आमाशय में अम्लीय हो जाता है, ग्रहणी में आते ही वापस कौन सा हो जाता है, क्षारीय। क्यों, किसके कारण, पितरस के कारण। पितरस की अगर आपको पीएच पूछे तो पीएच कितनी होती है, 7.8 से 8.6 इसकी पीएच होती है, ठीक है। अब मुख्य है बात यह है कि ये जो होता है पितरस होता है जो क्या काम करता है, वसा का पायसीकरण करता है। क्या काम करता है, वसा का पायसीकरण, यानी इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। यानी ये कहा जाता है कि पितरस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। ये ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पर पितरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। केवल जो पितरस होता है वो क्या काम करता है, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है, वसा का पायसीकरण, अर्थात वसा के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो वसा का आसानी से पाचन किया जा सकता है। इसके लिए भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। तो वसा के पायसीकरण के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, पितरस। और जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो मांस का अधिक सेवन करते हैं, उनमें लीवर क्या होता है, बड़ा होता है। उनमें लीवर क्या होता है, बड़ा, क्योंकि उसके लिए अधिक पितरस की आवश्यकता होती है। जो पितरस है वो कहाँ इकट्ठा होगा, पित्ताशय में। तो पितरस की अधिक आवश्यकता होने के कारण वहाँ पर भी पाली उनकी क्या होती है, बड़ी। कोई भी मांसाहारी प्राणी है उनमें लीवर क्या होता है, बड़ा होता है। और इसके द्वारा जो पितरस बना है वो क्या काम करता है, वसा का पायसीकरण। तो दो बात ध्यान रखना आपको। पहली बात तो ये है कि पित्ताशय में क्या होता है, पितरस। पितरस में क्या पाया जाता है, पित्तवर्णक और पित्तलवक। पित्तवर्णक में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और इसमें जो इसकी पीएच है वो 7.8 से 8.6, इसका मतलब क्षारीय तरल होता है। और इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते हैं और वसा का क्या करते हैं, पायसीकरण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना, इसी का ही है। अपन पढ़ेंगे लीवर की ऊतकी और इसके कार्य। देखिए, हाँ, इसके बाद में पढ़ते हैं अपन यकृत की ऊतकी। तो ऊतकी की बात करते हैं, हिस्टोलॉजी मैंने पहले ही बताई थी आपको, आहार नाल के बारे में भी यहाँ यकृत की बात भी करते हैं। तो यदि पिंड के स्तनी के यकृत के एक पिंड का काट देखते हैं तो इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। इसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स यानी पिंड होते हैं, हल्की यकृत कोशिकाएं, जो इस प्रकार से पूरे बहुभुज आकार में व्यवस्थित होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे यकृत की ऊतकी में। तो यकृत है वो ग्लिसरीन संपुट के द्वारा घिरा रहता है। ये रही ग्लिसरीन संपुट, और इस ग्लिसरीन संपुट के कारण यानी इसके कारण ही ये कौन सा हो जाता है, बहुभुजीय आकार में हो जाता है। तो ग्लिसरीन संपुट के कारण ये कौन से आकार में हो जाता है, बहुभुजा आकार में हो जाता है। ये पट्टियां हैं, इसको किस में बांटती है, यकृत पिंडकों में बांट देती है। यानी इसके कारण बहुभुजा हो जाएगी और फिर अलग अलग इसके क्या हो जाते हैं, पिंड हो जाते हैं। तो पहली बात है, यकृत है वो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, ग्लिसरीन संपुट के द्वारा घिरा रहता है। और इसके कारण इसकी आकृति कौन सी हो जाती है, बहुभुजाकार हो जाती है। फिर जो यकृत की जो कोशिकाएं होती है, यकृत की जो सेल्स होती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट। ये मैंने यहाँ लिख दिया। यकृत की कोशिका है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट। और यकृत की कोशिका होती है उनको हिपेटोसाइट कहते हैं। और ये क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो आपसे पूछ ले, लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी जैसे आपने कभी पढ़ा होगा किडनी है, उसके लिए संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। यानी मुख्य कार्य कौन करती थी, नेफ्रॉन। उसी प्रकार से मुख्य कार्य कौन करेगी, हिपेटोसाइट। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है।
फिर मध्य में क्या पाई जाती है, केंद्रीय शिरा पाई जाती है। यानी सभी चारों भागों की बात करते हुए सभी बहुभुजा के मध्य भाग है उसमें क्या पाई जाती है, केंद्रीय शिरा पाई जाती है। और जो ग्लिसरीन संपुट बना है उसके कोनों के ऊपर बात करोगे आप तो निवाहिका शिरा पाई जाएगी और प्रत्येक निवाहिका शिरा में ये 3 यकृत निवाहिका शिरा, अंतरपिंडिकी यकृत नलिका और यकृत धमनी पाई जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान देना यहाँ पर कि जो ग्लिसरीन संपुट है उसके कोनों पर निवाहिका शिरा है, उसके मध्य 3 पहले यकृत निवाहिका, दूसरा अंतरपिंडिकीय यकृत नलिका और तीसरी क्या होती है, यकृत धमनी होती है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, कुप्फर कोशिका जैसे आहार नाल में मैंने आपको 2 बताई थी, एक तो पैर के समूह, ठीक है, एक बताया थी मैंने आपको इसके अलावा ओडाई की अवरोधनी 2 बताई थी। इसी प्रकार ये भी ध्यान रखना है कुप्फर कोशिका, पीछे क्वेश्चन दे रखा है कुप्फर कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो लीवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लीवर में। तो देखिए क्या परिभाषा लिखनी है आपको अगर इसके लिए, कुप्फर कोशिका किसे कहते हैं, कहाँ पाई जाती है, तो लीवर है उसकी जो कोशिका होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाओं क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट। और कोशिकाओं के मध्य अवकाश होते हैं, यानी कोशिका है उनके मध्य क्या पाए जाते हैं, अवकाश, यानी हिपेटोसाइट है उनके मध्य क्या पाए जाते हैं, अवकाश। और इन अवकाश को क्या कहते हैं, यकृत की कोशिकाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल्स है सब, अब इनके मध्य क्या पाया जाएगा, यहाँ स्पेस पाया जाएगा, क्या जाएगा, स्पेस या अवकाश पाया जाएगा। और इससे जुड़ी हुई जो क्या पाई जाती है, कुप्फर कोशिका पाई जाती है। तो पहली बात कहाँ पाई जाती है कि यकृत कोशिका है उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर कुप्फर कोशिका पाई जाती है, जिनका मुख्य काम क्या होता है, आरबीसी का लयन करना। क्या करना, आरबीसी को या सॉरी आरबीसी का भक्षण करना, उनको नष्ट करना। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, महाभक्षाणु भी कहते हैं। किसको, कुप्फर कोशिकाओं को। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ पॉइंट, ये क्वेश्चन भी ध्यान देना आपको कि जो यकृत कोशिका है, हिपेटोसाइट है, उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर उनको अपन क्या बोलते हैं, यकृत कोशिकाएं कहते हैं। इनके भित्ति से जुड़ी हुई क्या पाई जाती है, कुप्फर कोशिका पाई जाती है जो आरबीसी का भक्षण करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, महाभक्षाणु भी कहते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इसकी परिभाषा अलग से लिख लेना अच्छी तरह कि यकृत कोशिकाओं को हिपेटोसाइट कहते हैं, इनके बीच अवकाश होते हैं, इन्हें यकृत कोशिकाएं कहते हैं। इनकी भित्ति से जुड़ी हुई जो कोशिका होती है उन्हें कुप्फर कोशिका कहते हैं। ये क्या काम करती है, आरबीसी का भक्षण करती है। फिर यकृत पिंड, 2 पिंड बताए थे मैंने आपको, बाएं पाली, दूसरी कौन सी हो गई, दाएं पाली। और देखिए जैसे यकृत के 2 पिंड पढ़े थे आपने, बाएं और दाएं पाली। एक क्या था, पित्ताशय। तो मान लीजिए पित्ताशय, तो पित्ताशय से क्या निकलेगी, पित्तवाहिनी। क्या निकलेगी, पित्तवाहिनी। और दोनों यकृत से, दोनों पिंड से क्या निकलेगी, यकृत वाहिनी निकलेगी। और दोनों एक साथ संयुक्त हो जाती है, इसे क्या बोलेंगे, डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। दोबारा देखिए, पित्ताशय है उससे क्या निकलती है, पित्तवाहिनी। पित्ताशय से क्या निकलेगी, पित्तवाहिनी, जिससे पितरस आता है। और दोनों यकृत के पिंड है, ये दोनों यकृत के पिंड है, एक और ये दूसरा, दोनों से यकृत वाहिनी संयुक्त हो जाती है। और फिर वो कहाँ मिल जाती है, इस पित्त नलिका में या पित्तवाहिनी में मिल जाती है और दोनों एक साथ संयुक्त हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, डक्टस कोलिडोकस कहते हैं। और ये डक्टस कोलिडोकस है वो कहाँ जाती है, ग्रहणी में। कहाँ जाती है, ग्रहणी में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पित्ताशय से तो क्या निकली है, पित्तवाहिनी। और दोनों यकृत पिंड से यकृत वाहिनी संयुक्त होकर किससे मिल जाती है, पित्तवाहिनी में। और पित्तवाहिनी जब मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में बातें कर लेते हैं। हाँ, अब बात करते हैं अपन यकृत के कार्य की। पीछे क्वेश्चन दे रखा है बुक में, यकृत के कार्य को समझाइए। तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, यकृत की पूछ ले ओत्तिकी या यकृत
के बारे में, फिर कार्य के बारे में। तो देखिए यकृत है, उसका पहला मुख्य कार्य होता है पित्ररस का निर्माण, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। पित्ररस का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो पित्ररस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है, जो इकट्ठा कहाँ रहता है, पित्ताशय में रहता है। और पित्ताशय में आपको ये भी बताया था कि ये एक क्षारीय तरल होता है जिसकी pH 7.8 से कितनी होती है, 8.6 होती है। और इसकी परिभाषा हरे रंग का एक क्षारीय तरल है, उसकी pH 7.8 से 8.6 होती है। इसमें जल होता है, पित्त वर्णक होते हैं, पित्त लवण होते हैं, ठीक है। पित्त वर्णक में दो होते हैं, आपको पता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और जो ये दोनों बनते हैं, पित्त वर्णक जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। और काम क्या होता है, वसा का पायसीकरण करना, अर्थात वसा के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करता है। तो पित्त रस का निर्माण करता है जिससे वसा का क्या होता है, पायसीकरण, यानी भोजन के पाचन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर दूसरा, इसका माध्यम कौन सा होता है, क्षारीय होता है। और जैसे ही आमाशय से भोजन आता है तो आमाशय से भोजन आएगा तो कौन सा आएगा, अम्लीय। कौन सा आता है, अम्लीय। तो उसका माध्यम कौन सा कर देता है, क्षारीय कर देता है। और क्षारीय करने से जो अग्नाशय रस है वो कार्य कर सकेगा अपना, और भोजन का पाचन होता रहेगा। फिर अपने शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, अधिक हो गई, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, अधिक, और अधिक हो गई है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। अब देखो तीन आपको यहाँ परिभाषा ध्यान रखनी है, और तीनों टेस्ट में भी पूछी जा सकती है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इनको चित्र। देखो मैंने शॉर्टकट डायग्राम है, उसको ध्यान रखना आप। यदि ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, यकृत कन्वर्ट करता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। और यदि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है, उदर में ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो उस समय यकृत क्या काम करेगा, जो ग्लाइकोजन था पहले से सुरक्षित किया हुआ, उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। दोनों डिफरेंस हो गए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। फिर वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल के द्वारा यदि ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, उससे किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो तीन परिभाषा हो गई, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। और यकृत क्या काम करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, विटामिन डी, B12 का क्या करता है, संचय करता है। और प्रोटीन के अपघटन से किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण भी होता है। डीएमिनेशन, प्रोटीन है यहाँ उसका डीएमिनेशन होता है, तब यूरिया का संश्लेषण होता है। और ब्लड में क्या हिपेरिन बनता है, वो यकृत के द्वारा बनता है, जो क्या काम करेगा, अपनी जो ब्लड या रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें रक्त जमता नहीं है हिपेरिन के कारण। फिर ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन है, वो भी निर्माण करता है, जिसके कारण रुधिर प्रोटीन होते हैं, और रक्त के थक्के में ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भ्रूणीय अवस्था में जो लीवर है उसमें किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और वयस्क अवस्था में जो मृत आरबीसी होती है, आरबीसी नष्ट हो जाती है, उनका भक्षण किसके द्वारा किया जाता है, कुफर कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो मैं अभी आपको बताया कि कुफर कोशिका जो हिपेटोसाइट होती है उनके मध्य रिक्त स्थान होता है, वहाँ पर पाई जाती है, जो मृत आरबीसी का क्या करती है, भक्षण या नष्ट करती है। और एल्कोहल के उपापचय में भी लीवर कार्य करता है, ठीक है। तो आज हमने लीवर के बारे में कंप्लीट पढ़ा है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन रहेगा कि जो
पितरस है उसकी पीएच कितनी होती है? पितरस है उसकी पीएच कितनी होती है? सभी को कमेंट करना है। और अभी तीसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है अग्नाशय ग्रंथि, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए सभी को कमेंट करना है। जो पीछे कोई बात समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।